ये सारे बच्चों गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग स्टार्ट करें। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको अगर याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें देखी थी रे मुन्ना हमने। यस, बेसिक टर्म्स हो गई थी और मैंने आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करके बताई थी, राइट। चलो एक बार ध्यान देना बेटा सब लोग। मैं अगर इमेजिन कर सक रहा हूं तो आपकी नोट्स में लास्ट ये वाला चीज लिखा होगा, राइट। ये लिखा है सभी की बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये लिखा है ना। सिर्फ फर्स्ट वाला लिखा हुआ है और ये वाला नहीं लिखा है। ये लिख लेना फटाफट से, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में दूसरा वाला एग्जांपल लिया था, सैलरी पेड ₹5,000। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सैलरी पेड ₹5,000। इसके अंदर में हमने बेसिकली दो अकाउंट बनाए थे। कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट हो रहा था? सैलरी और कैश। देखो 2 सेकेंड के लिए ध्यान देना, सब लोग पहले रिलैक्स हो जाओ, प्लीज ध्यान दो बेटा। जब कभी भी मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी मैं कोई ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करना चाहता हूँ, अकाउंट फॉर रिकॉर्ड, जब कभी भी मैं कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो उस समय सबसे पहले मुझे करना क्या है? उस ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी अगर मैंने पे किया, जैसे आपको एक व्यवहार, एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और उसमें क्या लिखा है? सैलरी पेड। क्या लिखा है उसमें? सैलरी पेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक खर्चे वाला अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस, खर्चा, सैलरी, और पे कर दिया, इसीलिए दूसरा कौन सा अकाउंट बन रहा है? कैश अकाउंट। तो ये दूसरा बना लिया मैंने, कैश अकाउंट। यस और नो? इसके अलावा और कोई अकाउंट बनने वाला है क्या? पक्की बात, डन। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया। सैलरी क्या है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। क्या है बेटा? सैलरी एक्सपेंस है, खर्चे है। यस और नो? खर्चा है ना हमारा, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर इस सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये सैलरी मिल थोड़ी रहे, दे रहे हैं ना। ये सैलरी आने वाली सैलरी नहीं है, जाने वाली सैलरी है। तो यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है तो मैं खर्चे को डेबिट कर दूं क्या? इसीलिए मैंने सैलरी अकाउंट क्या किया? डेबिट। उसके बाद कैश अकाउंट। कैश ही कौन सा अकाउंट है बेटा? ध्यान से सुनना, कैश ही कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश ही एसेट में क्लासिफाई होगा ना, और एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सो कैश का भी डेबिट बैलेंस। सो कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सैलरी पेड, यानी डेफिनेटली कैश कम हुआ होगा। कैश कम हुआ तो देखो नीचे जाने वाले एरो को सर्कल लगाया, क्या मिला यहाँ पे? क्रेडिट। सो सिंपल है। ये आपके मन में चलेगा। कौन सा? ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके मन में चलने वाला है हर बार। एक बार आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद में आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डायरेक्टली क्या बोलोगे? एंट्री। और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई सा अकाउंट डेबिट किया तो क्यों किया और क्रेडिट किया तो क्यों किया। यस और नो? चलो लिखो बेटा। उसके बाद में तीसरा, सब लोग ध्यान देना, सैलरी ड्यू ₹1,000। क्या बोला बेटा मैंने? सैलरी ड्यू ₹1,000। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, सैलरी ड्यू ₹1,000। डन, लिख ली। क्या मतलब है बेटा इसका? सैलरी ड्यू ₹1,000 का, हाँ, देना बाकी है। सैलरी देना बाकी है। ड्यू मीन्स यहां पे बाकी है, या फिर ऐसा मैं लिख दूं ब्रैकेट में इसका मीनिंग, सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल। सैलरी ड्यू मीन्स सैलरी पेएबल। डन, पक्की बात। बढ़े हम लोग आगे। सो सैलरी ड्यू मीन्स सैलरी देना बाकी है। अभी ध्यान देना सब लोग, कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है? फर्स्ट स्टेप,
अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, सेकेंड स्टेप बैलेंस कौन सा है देखो, और थर्ड स्टेप डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये पहचान लो, यस और नो, सिंपल। चलो आगे, चल बोल बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। सैलरी अकाउंट बनेगा, और कौन सा अकाउंट बनेगा, अकाउंट इन्हीं में से कोई ना कोई बनने वाला है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। बिल्कुल सही जवाब। सैलरी पेएबल मतलब देना बाकी है, देना बाकी मतलब आपकी वो लाइबिलिटी है, यस और नो। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी वाला अकाउंट बना लो क्या। तो लाइबिलिटी वाले अकाउंट का नाम क्या रहेगा, नाम में क्या पड़ा है, नेचर समझ में आ गया, वही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे हरीश बोलो, हरी बोलो, हर्या बोलो, हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा, यस और नो। सो आपने नेचर पहचान लिया, कौन सा अकाउंट बनेगा, लाइबिलिटी वाला कोई तो अकाउंट बनेगा। सर लाइबिलिटी वाला अकाउंट क्यों, क्योंकि सैलरी देना बाकी है। तो बताओ कौन सा अकाउंट लिखूं यहाँ पे, सैलरी पेएबल अकाउंट लिख दो, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख दो, चाहे सैलरी ड्यू अकाउंट लिख दो, नाम में क्या पड़ा है, सबका मीनिंग क्या है, सैलरी देना बाकी है। तो एक बना सैलरी अकाउंट और एक बना सैलरी देना बाकी अकाउंट। वापस वापस बोलो, एक बना सैलरी अकाउंट और दूसरा सैलरी देना बाकी अकाउंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बच्चे बोलते सैलरी और सैलरी पेएबल सेम है, दोनों टोटली अलग है। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी पेएबल लाइबिलिटी है। ये बात समझ में आई सभी को। चलो आगे, चलो बेटा सेकेंड स्टेप बैलेंस बताओ, इसका कौन सा रहेगा, सैलरी का, सैलरी खर्चा है, खर्चे का कौन सा बैलेंस रहेगा, हाँ डेबिट बैलेंस। खर्चे वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। आपने भी ऐसे लिखना है मुन्ना, बिल्कुल। बताओ बेटा यहाँ पे सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये सैलरी दे रहे हैं या मिल रही है, दे रहे, देने वाली सैलरी है तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो सैलरी की वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट। सैलरी पेएबल कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है मुन्ना, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना है कम होना समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, सैलरी देना बाकी है, सैलरी देना बाकी मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, यस। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, सो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करो। बोलो कितना अमाउंट था, 1000, 1000। एंट्री क्या रहेगी इसकी बताओ तो, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सैलरी पेएबल अकाउंट। बरोबर है ना, देख लो। लिख लो फटाफट से, सैलरी ड्यू। फॉर्मेट में कुछ नहीं पड़ा है, फॉर्मेट दूध पीता बच्चा भी बना लेगा। बस आपको ये समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, यस और नो। सब लोग साथ में बेटा, पक्की बात। चलो आगे, डन, ऑल सेट। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन लिखेंगे सब लोग, ये लिखा सभी ने, पक्का क्लियर। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से सुनना। अब आपको एक काम की चीज बता रहा हूं, देखो बेटा पहले तो ये बता दो गुड्स यानी क्या होता है, गुड्स यानी क्या, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। आप जिस चीज में धंधा कर रहे हो, आप जिस चीज में डील कर रहे हो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एन आर्टिकल और आइटम और थिंग इन विच बिजनेस डील्स। एक बार फिर से बोलो, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, गुड्स। जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। जैसे आपको समझाने के लिए, किराना दुकान वाले के लिए गुड्स क्या है बेटा, ध्यान देना, किराना दुकान वाले के लिए गुड्स क्या है, गेहूं, चावल, शक्कर, आटा, ऑयल, ये सब उसके लिए क्या है, गुड्स। कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस वाले के लिए गुड्स क्या है, बोलो, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, माउस, पेन ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, ये सब उसके लिए क्या है, गुड्स। ज्वेलरी शॉप वाला है उसके लिए गुड्स क्या रहेगा,
गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है ना, गोल्ड सिल्वर, रॉ गोल्ड रॉ सिल्वर, वो भी तो बेचते ही है ना, डायमंड्स, मोती, और ये सब कुछ जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं वो सब मेरे लिए क्या रहेगा, गुड्स। कुछ बात समझ में आ रही? सब्जी भाजी बेचने वाले के लिए गुड्स क्या रहेगा, वो जो साग भाजी वो बेच रहा है। कुछ बात समझ में आए? तो गुड्स यानी आसान भाषा में एन आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। किसी को अगर लिखना है तो ऊपर हेडर में लिख लो, गुड्स मीन्स आर्टिकल और आइटम इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स मीन्स एन आर्टिकल, लिखो, कंपलसरी लिखना है। मैं जब भी ऑप्शन देता हूँ बच्चों को तो लिखती ही नहीं, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, तो कोई लिख ही नहीं रहा है, लिख लो ऊपर में, भले आपको पता होगा। एन आर्टिकल, आइटम और थिंग इन विच बिजनेस डील्स। एन आर्टिकल, आइटम्स और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। एन आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, गुड्स। अब जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन रहेगा गाइस, तो कौन सा अकाउंट्स बनेगा, ध्यान से सुनना। या तो परचेस अकाउंट बनेगा, या तो सेल्स अकाउंट बनेगा, या तो परचेज रिटर्न बनेगा, या तो सेल्स रिटर्न। गुड्स अकाउंट नहीं बनाना, हाँ, गुड्स अकाउंट नहीं बनाने का। सो जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, मेरा सब्जी भाजी का बिजनेस है, साग भाजी का बिजनेस है, मैंने आपसे बोला कि मैंने माल खरीदा, तो क्या खरीदा होगा? मैंने बोला मैंने माल परचेस किया, तो क्या परचेस किया होगा? साग भाजी। मेरा गोल्ड सिल्वर का या ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है, फिर से मैंने सेम सेंटेंस बोला, माल खरीद लिया, तो क्या खरीदा होगा? गोल्ड सिल्वर। मेरा कंप्यूटर सेल्स सर्विस का बिजनेस है, फिर से मैंने सेम सेंटेंस बोला, माल परचेस किया, क्या खरीदा होगा? लैपटॉप, कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव्स, यस और नो। सो देखो हर बार मैं वर्ड सेम बोल रहा हूं, परचेस, और जैसे मैं बोलता हूं परचेस किया, तो क्या परचेस किया होगा? गुड्स। जैसे मैं बोलता हूं माल बेचा, तो क्या बेचा होगा? मेरे दुकान में लगा हुआ एसी या माल? माल। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? साग भाजी बेचने वाले ने बोला माल बेच दिया, तो क्या बेचा होगा? गोल्ड सिल्वर या साग भाजी? साग भाजी। सो जब कभी भी परचेज, सेल्स ये वर्ड्स आते हैं, मुन्ना ध्यान देना, जब भी परचेज या सेल्स ये वर्ड्स आते हैं तो परचेज एंड सेल्स एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू गुड्स। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात है। सो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि गुड्स परचेस किया, तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? परचेस अकाउंट। अगर मैं बोलूं गुड्स सेल किया, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स अकाउंट। अगर मैं बोलूं खरीदा हुआ माल वापस किया, खरीदा हुआ माल वापस किया, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आया तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स रिटर्न। सो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनने वाला है। सर कौन सा बनेगा? मुझे क्या पता, वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। मान लो अगर आपने माल परचेस किया तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? परचेस अकाउंट। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात, डन। ये चार्ट बना लो। लिख लिया है क्या सभी ने? सो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। चाहे आपका पार्टनरशिप अकाउंट हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरी हो, कोई भी केस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनने वाला है। लिखा सभी ने? पक्का? ऑल सेट? जो बच्चा रिकॉर्डेड या लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ, यही हूँ बेटा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। चेक कर दो बच्चों की नोट्स लिख रहे हैं कि नहीं। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना अभी। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। 3 हो गए थे ना हमारे? लिखो 4th नंबर। मुन्ना देखना जरा। सो ऐसा लिखो, गुड्स परचेज्ड
वर्थ ₹10,000। बोल मुन्ना, क्या एंट्री रहेगी इसकी? सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ? वेरी गुड, माल खरीदा तो कौन सा अकाउंट? अभी मैंने बताया था ना, परचेस अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? यस, जानवी, सानिका, अल्पू, हाँ, पूनम, कैश अकाउंट। क्यों रे मुन्ना, कैश क्यों? सर इस ट्रांजैक्शन को देख करके और कुछ दूसरा अकाउंट बन भी नहीं सकता है। माल खरीदा 10,000 रुपए वाला, 10,000 में माल खरीदा या 10,000 रुपए का माल खरीदा तो शायद पैसे दे दियोगे। क्यों? उधारी में नहीं हो सकता है क्या? नहीं, उधारी में नहीं हो सकता है। अगर उधारी में रहता तो डेफिनेटली यहां बोला रहता किससे हमने उधारी माल खरीदा, पार्टी का नाम दिया होता ना, बट वो तो दिया ही नहीं है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि कैश ट्रांजैक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। नहीं तो किसी के मन में और कोई ऑप्शन होगा तो प्लीज बोलो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। यस और नो? चलो आगे। सो यहां पे बना लिया कैश अकाउंट। बोलो परचेस का कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेस गुड्स है, परचेस मींस परचेस ऑफ गुड्स, और गुड्स ये क्या है मेरे लिए? असेट, संपत्ति। परचेस अकाउंट ये रियल अकाउंट है, ध्यान से सुनना, बरोबर है ना? परचेस अकाउंट ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल नहीं है। सर नॉमिनल नहीं है तो ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों लिखते हैं फाइनल अकाउंट में? बताऊंगा लॉजिक इसके पीछे का, बरोबर है? ध्यान से सुनना। चलो, कुछ लोग परचेस को एक्सपेंस बोलते, कुछ लोग परचेस को एसेट बोलते, बट एक्सपेंस बोलो चाहे एसेट बोलो, एक्सपेंस बोलो चाहे एसेट बोलो, आएगा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस ही आएगा ना। बट सर एक्चुअल में परचेस है क्या? रियल अकाउंट। क्लियर? क्योंकि माल खरीदा, बस इतना ही बोला है, माल खरीद लिया, तो माल ये क्या है मेरे लिए? स्टॉक, माल, असेट है ना। तो इसीलिए परचेस भी मेरे लिए क्या है बेटा? परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ माल। तो इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। रूल बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। अब तुम बताओ परचेस करने की वजह से परचेस बढ़ेगा या कम होगा? पहले मेरे पास में 10 क्वांटिटी थी, मैंने और 5 क्वांटिटी खरीद ली, परचेस किया 5 क्वांटिटी, अब कितनी हो गई? 15। और 3 खरीदी, कितनी हो गई? 18। तो जैसे जैसे मैं परचेस करता हूं वैसे वैसे मेरा परचेस ऑफ गुड्स बढ़ते जाता है। यस और नो? तो यहाँ पे परचेस करने की वजह से परचेस अकाउंट इंक्रीज होगा, तो मैं परचेस को क्या करूं? डेबिट। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो डेबिट करो, परचेस कम हुआ तो क्रेडिट करो। क्लियर? डन? चलो आगे। उसके बाद कैश, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ना है कम ना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है माल खरीदा और हमने पेमेंट कर दिया होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया, क्योंकि पार्टी का नाम तो दिया नहीं है। ऐसा तो अज्यूम कर नहीं सकते कि उधारी में माल खरीदा। यस और नो? तो माल खरीद लिया, पेमेंट कर दिया होगा, पेमेंट किया तो बोल तू कैश बढ़ेगी या कम होगी? अरे रे रे रे, ध्यान ही नहीं बच्ची का। बोलो बेटा, कैश बढ़ेगी या कम होगी? कैश कम होगी, सिंपल कॉमन सेंस। सो यहां पे कैश कम हो गया। ध्यान दे अल्पो, किधर ध्यान है? सो देखो ऐसा कुछ आप एंट्री करोगे इसका, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट था लिख लो। कुछ था क्या? फॉर्मेट बताऊंगा बाद में, बस अभी ये समझ लो, डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। अब बताओ मुझे 2 सेकेंड में इसका आंसर चाहिए, क्या एंट्री रहेगी? चलो 3 सेकेंड दिए, बता सानिका। वेरी गुड, सिंपल। अलग क्या था इसमें? यहां पे लिखा हुआ है फॉर कैश, ऊपर वाले केस में फॉर कैश लिखा नहीं था, तो यहां पे फॉर कैश है, ऊपर वाले केस में फॉर कैश लिखा नहीं था, हमने अज्यूम किया था कि कैश में। सेम एंट्री रहेगी क्या? ऐसा लिख लो, सेम एंट्री एज अबाउ, सेम एंट्री एज अबाउ। ठीक है, फिर से एक और ट्रांजैक्शन लिखो, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹10,000, गुड्स परचेज्ड
वर्थ ₹10,000 फ्रॉम बाहुबली फॉर क्रेडिट। ये फॉर क्रेडिट नहीं भी लिखा रहता तो भी हम लोग ये एज्यूम करते कि उधारी मिली है। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा है, मैंने 10,000 का माल परचेस किया, किससे? फ्रॉम बाहुबली। और कैसे लिया? ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में। अभी ध्यान से सुनना, ऑन क्रेडिट बेसिस ऐसा लिख दो, ज्यादा करेक्ट रहेगा। अभी ध्यान से सुनो बेटे सब लोग, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो, मुन्ना ध्यान से सुनना, मैं यहां पे कुछ खास बात लिख रहा हूं आपके लिए। ये आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन में इफ नेम ऑफ द पार्टी गिवन एंड ट्रांजैक्शन नॉट सेटल्ड, पार्टी का नाम दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन बीच में एंड है बेटा, हाँ, एंड ट्रांजैक्शन सेटल भी नहीं हुआ, पार्टी का नाम दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ। आपका सवाल, सर ट्रांजैक्शन सेटल होना मतलब क्या? तुम किराना दुकान पे गए, उससे दूध का पैकेट लिया, पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया? यस। तुम स्टेशनरी शॉप पे गए, एक रजिस्टर परचेस किया, उसको पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया? यस। कोई लेन देन बाकी है? नो, मतलब ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। सो पार्टी का नाम दिया हुआ है एंड ट्रांजैक्शन सेटल्ड नहीं हुआ, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, तो समझ जाओ वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, उधारी। देयरफॉर पार्टी के नाम का अकाउंट बनेगा। सिंपल है। सर फिर से बताना, पार्टी का अकाउंट क्यों बनेगा? अरे बाबा कॉमन सेंस है। आप किराना शॉप पे गए, आपने बोला भैया भैया एक दूध का पैकेट दो, जब पैसे देने की बारी आई तब आपने पैसे निकाल के दे दिए, फिर भी वो दुकानदार आपसे आपका नाम, अता पता, आपके पापा का नाम, सब नाम पूछ रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? ओ हेलो, क्यों पूछ रहे हो नाम? क्यों जानना है आपको नाम? क्यों मोबाइल नंबर ले रहे हो मेरा? पैसे दिए नहीं क्या आपके? दूध का पैकेट लिया, पैसे दे दिए, कोई लेन देन बाकी है अपना? नो, तो नाम क्यों पूछ रहे हो? एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? मोबाइल नंबर क्यों लेना चाहते हो? समझ में आया क्या? सो अगर ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो गया तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, यस और नो। लेकिन वही अगर आपने दूध का पैकेट लिया और उसको बोला कि भैया मैं पैसे कल दूंगी, अब वो बोलेगा रुक, इधर बैठ, चल नाम बता, अता पता बता, मोबाइल नंबर बता, पिता का नाम बता, जन्म कुंडली बता, गांव का नाम बता, कहां से आई, कब आई, किधर से आई, यस और नो। वो आपको सारी डिटेल आपकी पूछेगा और उसका अधिकार है, क्योंकि आपने उधारी में माल खरीदने की बात की है। क्योंकि जब भी आप उधारी में माल खरीदते हो तो वो आपका नाम पूछेगा और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका नाम लिखेगा कि नहीं? तो आपका नाम, आपका अकाउंट बनाएगा कि नहीं? कल चल के उसको आपसे पैसे लेने हैं ना। तो आसान भाषा में कहने का मतलब यह है कि जब भी ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो जाता है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। वन मोर टाइम, ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो गया तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। और ट्रांजैक्शन अगर इमीडिएटली सेटल नहीं होता है, इसका हिंदी भाषा में मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल नहीं हुआ मतलब फ्यूचर डेट पे सेटल होगा। मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है? बोल, भूल गए कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जोर से, हाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब वहां पे डेफिनेटली पार्टी के नाम का अकाउंट बनेगा, यस और नो। और वहां पे पार्टी का नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन भी नहीं है। मैं अगर किसी को उधारी में माल बेच रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे जानना होगा ना उसका नाम क्या है, तभी तो मैं एंट्री कर पाऊंगा ना कि इससे पैसे लेने हैं। सो गावरान भाषा में उधारी वाला ट्रांजैक्शन है तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनेगा, कैश ट्रांजैक्शन है तो पार्टी के नाम का अकाउंट नहीं बनेगा। काफी बार है ना ऐसा दिया रहता है, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा, गुड्स परचेज ₹10,000 फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा। अब बच्चे यहां पे कटप्पा का अकाउंट बना लेते हैं। बोलो बनेगा क्या कटप्पा का अकाउंट इस वाले ट्रांजैक्शन में? नो। क्यों? सर पार्टी का नाम दिया तो है। अरे बाबा बाप भूल गए क्या?
पार्टी का नाम दिया हुआ है बट ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ, ऐसी केस है क्या वहां पे? ऊपर वाले केस में ट्रांजैक्शन सेटल हो गया ना। फॉर कैश मींस ट्रांजैक्शन सेटल्ड, लेना देना बाकी नहीं है। मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट ये कंडीशन फुलफिल हो रही क्या? नो। तो बताओ पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? नो। आसान भाषा में जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में अगर लेन देन पेंडिंग है, लेन देन या तो लेना या तो देना पेंडिंग है, तो पार्टी का अकाउंट बनेगा, नहीं तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। दैट्स इट, गेम ओवर। ये बात समझ में आई सभी को? जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है? पक्की बात? मैं चलूँ आगे। सो तुम बताओ मुझे, इस वाले ट्रांजैक्शन में ये बाहुबली के साथ लेन देन पेंडिंग है क्या? हाँ, बाहुबली से 10,000 रुपए का माल मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, मतलब बाहुबली को 10,000 रुपए देना बाकी है, मतलब लेना या देना पेंडिंग है। तो बताओ बाहुबली का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एक बनेगा परचेस अकाउंट और दूसरा बाहुबली अकाउंट। सब परचेस क्यों? गुड्स परचेस किया ना, और दूसरा बाहुबली अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या? चलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन? चलो आगे। अभी ध्यान से सुनना, बोलो परचेस का कौन सा बैलेंस है? जल्दी जल्दी से। हाँ, परचेस का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। तुम बताओ यहाँ परचेस किया है कि परचेस मतलब परचेस है या परचेस रिटर्न है? परचेस है। परचेस है तो परचेस अकाउंट बढ़ेगा क्या? जैसे जैसे माल खरीदोगे वैसे वैसे परचेस अकाउंट इंक्रीज होगा, तो परचेस अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। बरोबर? पक्का? और उसके बाद दूसरा बाहुबली। बाहुबली कौन सा अकाउंट है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वेरी गुड, क्रेडिटर। बाहुबली से उधारी में माल लिया ना, उधारी में माल लिया तो बाहुबली मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मैंने उधारी में माल लिया, मतलब मुझे उसको पैसे देना बाकी है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना बाकी है तो पार्टी या पर्सन मेरे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर। यस और नो? बात समझ में आई? पक्का? तो यहां पे बाहुबली मेरा क्रेडिटर है तो कौन सा बैलेंस रहेगा उसका? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब तुम बताओ, जैसे जैसे मैं उधारी में माल खरीदता हूं वैसे वैसे क्रेडिटर बढ़ते या कम होते हैं? बोलो बेटा। मैंने उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, और उधारी में खरीदा और क्रेडिटर बढ़ेंगे, और उधारी में खरीदा और क्रेडिटर बढ़ेंगे। यस और नो? सो यहाँ पे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उधारी में माल खरीदा, पैसे देना बाकी है। चलो लिख लो, इसकी एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बाहुबली अकाउंट। कितने का माल लिया था? 10,000। 10,000 लिखना है बेटा सभी ने। डन? लिख लिया? ऑल सेट? लिखो जल्दी जल्दी से। ओके, बढ़ो आगे। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम बाहुबली। बस इतना ही दिया है। जल्दी बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी? पहले ये बता अल्बना, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है? रुको, आप यही भूल गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, कैसे पहचानते हैं? ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? कैश। हाँ, क्रेडिट है? हाँ, नहीं मालूम। चलो पूछो ट्रांजैक्शन से, हे ट्रांजैक्शन बता, क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है? यस, बरोबर ना? क्या ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ है? नो। देखो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ, मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल, ये भी फुलफिल। ट्रांजैक्शन में कहीं लिखा है क्या सेटलमेंट हो गया?
सर लिखा तो ये 10,000, अरे 10,000 तो माल की कीमत है, ऐसा लिखा है क्या? पेमेंट कर दिया। मतलब ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होना भी बाकी है और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है। मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? वेरी गुड सानी का, कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। समझा अभी? पक्का? इधर अल्पना, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा कि नहीं? बनेगा। बोलो कौन कौन सा अकाउंट है फिर बनेगा यहां पे? सेम क्या? लिख लो, सेम एंट्री एज अबव। क्लियर? पक्का? चलो आगे। ऑल सेट। उसके बाद सेम एंट्री। अरे बाबा सब कुछ सेम है, ऊपर में लिखा हुआ था ऑन क्रेडिट, यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे आपको पहचानना पड़ा। एक बार फिर से बता दो, वापस सुनना। जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, वापस देखो बेटा, पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। वन मोर टाइम, जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो समझ जाओ वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनेगा। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। रीजन, कोई लेन देन बाकी ही नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है क्योंकि लेन देन बाकी ही नहीं है। कैसे बनेगा? यस और नो? आ जाओ, लिखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फटाफट से लिखो। गुड्स सोल्ड टू कटप्पा फॉर कैश ₹1,000। बोल बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? सोच समझ के जवाब देना है, घाई नहीं करना है कुछ भी। माल बेचा कटप्पा को कैश में और सेल्स और कैश। कटप्पा अकाउंट नहीं बनेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्पना, कटप्पा अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताओ। जानवी? नहीं बनेगा। हाँ बोलो, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वेरी गुड, कोई लेन देन बाकी नहीं है। ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश। कैश ट्रांजैक्शन है मतलब पार्टी के साथ लेन देन बाकी नहीं है। सो यहां पे एक बनेगा सेल्स अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। सेल्स ये इनकम है क्या? ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम। सेल ये क्या है? मेरी इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कैश ये क्या है मेरे लिए? एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस है? ये बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। तुम बताओ माल बेचने की वजह से इनकम बढ़ती है या कम होती है? रे सेल करने की वजह से इनकम बढ़ती है या कम होती है? ऑब्वियसली बढ़ती है, वरना हर कोई सेल के पीछे क्यों पड़ा रहता? लोग एडवर्टीजमेंट क्यों करते इतने? तो जैसे जैसे सेल करोगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। यहां सेल किया, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो इनकम को, यानी इस केस में सेल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। और कैश आया क्या मेरे पास माल बेच के, यानी कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो कैश को डेबिट। तो एंट्री क्या रहेगी? डेबिट वाला पहले लिखना है। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,000 1,000। आपको समझ में आ रहा है कैसे डेबिट क्रेडिट रन होता है, कैसे ऑपरेट होता है? क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और पूछता हूं। हाँ, अब आपने मुझे जवाब देना है। गुड्स सोल्ड टू कटप्पा वर्थ ₹1,000। बोल बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाँ वेदांत, आप बताओ कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है इसमें? सेल और कैश। ओके, एक बच्चे ने बोला सेल और कैश। क्यों बेटा कैश? क्यों? कैश ट्रांजैक्शन है। बोलो मुझे, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप भूल रहे हो बार बार, ये ऐसे पहचानना है। ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है, यस पार्टी का नाम दिया है कटप्पा। क्या ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में दिया है? नो, सेटलमेंट के बारे में भी नहीं दिया है। ये भी कंडीशन पूरी, ये भी पूरी, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। कितना आसान कर दिया आपका जीवन। बस आपने वो कंडीशन अप्लाई करके देखना है, उससे समझ में आ जाएगा कैश है कि
क्रेडिट है। सो पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। वन मोर टाइम, पार्टी का नाम दिया और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो समझ जाओ कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। वन मोर टाइम, पार्टी का नाम दिया और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, मतलब पार्टी का अकाउंट बनेगा। तो एक बनेगा के अकाउंट और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। के ये कौन है बेटा मेरा? हाँ, के कटप्पा है, मामा भी है, मामा बोल दे। ये कौन है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। ट्रांजैक्शन क्या है ये बता। कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा को उधारी में माल बेचा, तो कटप्पा मेरा क्या बना? असेट, ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्रेडिटर। अच्छा, मतलब मैं किसी पार्टी को उधारी में माल बेच रहा हूं, मुझे उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, मुझे उससे पैसे लेने हैं। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनी जरूरत पे पैसे लेना है, वो मेरी क्या होती है? घर पे रीड नहीं किया तो ऐसा होता है बेटा, पार्टी और पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, ये क्या रहेगा मेरे लिए? डेटर। भूल गए क्या? पहले आपने क्रेडिटर बोला ना, गलती नहीं होनी चाहिए मुन्ना। कटप्पा मेरा डेटर है, वेदांत समझ में आया क्या? क्यों डेटर है? क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर में पैसा लेना है। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसा लेना है, वो पार्टी पर्सन में क्या बन जाएगी? डेटर। सो डेटर का डेबिट बैलेंस क्या? डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। अब तू बता, उधारी में माल बेचा तो डेटर्स बढ़ते या कम होते? बढ़ते हैं। जैसे जैसे उधारी में माल बेचूंगा वैसे वैसे डेटर बढ़ेंगे। सेल क्या है बेटा मेरे लिए? एसेट, ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। सेल क्या है? इसको तू मारेगी मैं मारू पकड़ के? सेल क्या है मेरे लिए? ढूंढो, पीछे सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। इनकम के एग्जाम्पल लिख के दिए थे मैंने, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल सेल। सेल ये मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। घबराओ मत, टेंशन मत लो, आप जब घर पे आज रीड करोगे तो कल सब आपको याद आ जाएगा। सो क्रेडिट बैलेंस का रूल क्या है बता बेटा अल्पना? बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। वेरी गुड, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। अब तुम बताओ यहां पे सेल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? जैसे जैसे मैं माल बेचूंगा वैसे वैसे इनकम यानी सेल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दूं क्या? सिंपल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाएगा। ये लिखा क्या पहले इतना बता दो। ये लिखा सभी ने? पीछे लिखा बेटा? पूनम अभी ध्यान से सुनना। जानवी लिखा गया? डन। अभी देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पे, गुड्स सोल्ड टू कटप्पा वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी आप पूरा लिखोगे, ट्रेड, रुको मैं भी लिख देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। डन। गुड सोल्ड टू कटप्पा वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ बोलो। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे मैंने कटप्पा को माल बेचा। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, आपने भी लिखना है सारी चीजें आपकी बुक के अंदर में जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ बोलो। एंट्री या ये बता दो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। अच्छा, आपका कहना आ रहा है सानिका मैम कि कटप्पा का अकाउंट बनेगा। वाई? क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्या? अरे फिर से भूल गए। देखो देखो, पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या? यस। अरे वही रूल अप्लाई करना है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, यस। ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, इसके बारे में कुछ बोला है? नो। मतलब ये भी कंडीशन पूरी और ये भी पूरी, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब पार्टी का अकाउंट बनेगा। तो आप घबराते क्यों? मैं सेकंड टाइम फिर से सेम सवाल पूछता हूं, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो बच्चे सोचते हैं शायद सर ने वापस पूछा तो हमारा गलत होगा। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि जी हां सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
क्यों देते क्यों नहीं है? ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा ओ ओ ओ ओ रुको, मेरे से एक चीज मतलब मेरे से मिस नहीं हुई है, बच्चों से मिस हो गया है। 11th के अंदर में उन्होंने ट्रेड और कैश डिस्काउंट पढ़ा होगा ऐसा मैंने अज्यूम किया था, बट मैं गलत था। मैं आपको पहले डिस्काउंट की परिभाषा समझा देता हूँ। मैं समझाता हूँ एक्चुअल में मेरा गलत है, मैंने आपको पहले ट्रेड और कैश डिस्काउंट समझाना चाहिए था, बाद में ट्रांजेक्शन लेना चाहिए था। आ जाओ, सबसे पहले एक चीज बता दे बेटा, डिस्काउंट ये क्या है? अगर मिल रहा है तो इनकम, दे रहे तो खर्चा। यानी डिस्काउंट अगर अलाउ किया मैंने तो हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। अलाउ किया मतलब खर्चा है ना, डिस्काउंट अलाउड मतलब खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। प्लीज ध्यान दो, मेंटली प्रेजेंट रहो यहीं पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो भी ये अकाउंटिंग एंट्री करेगा, इतना सिंपल सब्जेक्ट है। बस कंडीशन एक ही है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ध्यान से देखना। सो डिस्काउंट अलाउ किया तो क्या है? खर्चा है। डिस्काउंट जैसे जैसे अलाउ करते हैं वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है। और इतिहास अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो। सो डिस्काउंट अलाउ करने की वजह से खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है तो हम लोग खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। और डिस्काउंट अगर मिला तो बोल, अपोजिट। डिस्काउंट मिला है ना, इनकम, इनकम बढ़ रही है तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। बट काफी बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट अलाउड और रिसीव नहीं लिखा रहता है। प्लीज ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो बेटा। ट्रांजैक्शन में लोग आपको परेशान करते हैं ट्रेड और कैश डिस्काउंट के नाम से। सो अगर सिर्फ इतना है डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड तो कोई टेंशन नहीं है। डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन काफी बार होता क्या है, ट्रांजैक्शन में वो लोग आप लोगों को, है ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इस लैंग्वेज में बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज, जानवी ध्यान देना, द ट्रेड और सेल। सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। फिर वो सेल चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, जरूरी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कैश ट्रांजेक्शन ही रहेगा। नो, यहां पे वर्ड क्या लिखा है? टू इंक्रीज द सेल। ऐसा लिखा है क्या टू इंक्रीज द कैश सेल? नो। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव फॉर इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, या कस्टमर को प्रेरित करने के लिए कि भैया तू नगद पैसा दे। नगद मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश, एटीएम से भी चलेगा, जीपे भी चलेगा, फोन पे भी चलेगा, चेक भी चलेगा। नगद मतलब इतना भी सीरियस नहीं होना है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश ही चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएट सेटल हो जाना चाहिए, लेन देन बाकी नहीं रहना चाहिए। यस और नो? सो अगर किसी दुकानदार ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल बढ़ना चाहिए, फिर वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो। अरे नाम में तो मीनिंग है ट्रेड डिस्काउंट, किस चीज के लिए? ट्रेड बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए। और कैश डिस्काउंट नाम में तो मीनिंग है जल्दी कैश रिकवर करने के लिए। आज के बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मीनिंग समझ में आया? अब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे सेल मतलब कोई भी सेल हो सकता है, मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल। बट यहां पे कब रहेगा? ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप उधारी में माल लेके जा रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यस और नो? जल्दी आप तुरंत पेमेंट करते हो तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। यस और नो? क्लियर है? कस्टमर से जल्दी पैसा रिकवर करना है। एक मेरा कस्टमर है, मुझे उससे 10,000 रुपए लेना है, पिछले 2 साल से पैसे नहीं दे रहा है। मैंने उसको आज फोन लगा के बोला, हाँ जी सुन, तू अगर आज शाम तक मुझे पैसे ला करके दे देता है ना
तो तेरा 10,000 का हिसाब मैं 9,000 में सेटल कर दूंगा। अगर आज शाम तक पैसा देता है तुझसे कितने लेने हैं? 10,000। बट अगर तू आज शाम तक पैसे ला करके देता है तो तुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। उसने लालच में मुझे आज शाम में 9,000 ला करके दे दिए। अब बोलो, मैंने 1,000 रुपए का उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है कैश? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? फॉर इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन और फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ एन अमाउंट। यस और नो? तुम बताओ, सामने वाले से मुझे पैसा वसूल करना है, कौन सा डिस्काउंट देना चाहिए, ट्रेड या कैश? कैश। मुझे माल बेचना है, बस मेरी दुकान से माल चला जाए, बाकी देखते बैठेंगे बाद में, कौन सा डिस्काउंट देंगे? ट्रेड। ट्रेड बढ़ाने के लिए बोल, ट्रेड बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, है ना? मेरे साथ साथ बोलो, आपने मेरे साथ साथ ही बोलना है सारी चीजें। ट्रेड बढ़ाने के लिए जल्दी से, कैश रिकवर करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए। चल ठीक है, अब मैंने कस्टमर को उधारी में माल बेचा, उससे मुझे जल्दी पैसा रिकवर करना है, कौन सा डिस्काउंट दूंगा? कैश डिस्काउंट। मुझे बस माल बेचना है, कौन सा डिस्काउंट दूंगा? यस। तो आप लोग जो दुकान पे जाते हो ना, काफी बार आप समर सेल, विंटर सेल, रेनी सेल ये देखते हो, या कुछ दुकानों में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पुराना कोई बहुत पुराना टीवी या पुराना आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला कोई फोन पड़ा है, तो आप वो देखते हो दुकान पे जाके, दुकानदार बोलता है भैया हाँ ये फोन वैसे 50,000 का है, आपको 25,000 में दे देंगे या 20,000 में दे देंगे, लेके जाओ। साहब मेरे पास पैसे नहीं अभी, हाँ फिर भी लेके जाओ। कौन सा डिस्काउंट दे रहा है आपको? वो ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि वो फोन काफी समय से पड़ा था, वो गुड सेल नहीं हो रहा था, स्लो मूविंग आइटम था, तो बस उसको ट्रेड बढ़ाना था, तो कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। पर वही अगर कोई दुकानदार आपको बोल रहा है कि ये चीज 10,000 रुपए की है, अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको मिलेगा 9,500 में, अगर आप उधारी में लेके जाते हो तो आपको मिलेगा 10,000 में। अब बताओ वो आपको किस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है? तुरंत पेमेंट करने के लिए। मतलब वो कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? 500 कैश। बोलो उधारी में लेके गए तो चीज कितने में मिलेगी? हाँ भूल गए, उधारी में लेके गया तो कितने में मिलेगी? 10,000 में। मैं ये चाहता हूं कि जैसे देखो, अभी सानिका को वो ट्रांजैक्शन भी याद है जो मैंने अभी 10 सेकंड पहले बोला था, आपको ये ध्यान रखना होगा, बरोबर है? मैंने कोई चीज है, फिर से मैं बोल रहा हूं, 10,000 में मैं बेचना चाहता हूं, अगर तू जल्दी पेमेंट करती है तो तुझे कितने मिलेगा? 9,500 में। और उधारी में लिया तो कितने मिलेगा? हाँ, ये 10 तूने कैसे जवाब दिया? क्योंकि तेरा पिछले 10 सेकंड से कॉन्सेंट्रेशन था। बट होता क्या है, बच्चे 10-15 सेकंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और उसके बाद उनका ध्यान कहीं और चले जाता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते ठीक से। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट बॉस। समझ में आएगा? आपको कॉन्सेंट्रेशन आपका मेंटेन करना होगा। अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो आप पेपर में आपको रिकॉल करना होगा और फिर आपका 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपके बाजू में छत भी गिरेगी तो आपको पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको कंसंट्रेशन लेवल का एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप भी बोलोगे कि वाह यार सर ऐसे कैसे हो सकता है। एक सेकेंड, ये अगर इसके अंदर में होगा तो ही मैं आपको बता पाऊंगा। ये दिख रहा है क्या सभी को? ये देखो तो, कितना परसेंट है बेटे? हाँ 49% है क्या सिर्फ? बरोबर है। ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। बताओ मेरे को, ये स्टूडेंट ने क्या ही किया होगा जीवन में? कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था इसका, ईमानदारी से बोल रहा हूं। हाँ और क्या, बिल्कुल सही पहचाना इस बच्चे ने, और वो स्टूडेंट मैं ही हूं, मथारिया हरीश अशोक। ये मेरा 10th का रिजल्ट है। मराठी मीडियम था, मेरा भी मन नहीं लगता था क्लास में। जब टीचर बोलते थे तो मैं मेरे ख्यालों की दुनिया में अलग ही कहीं खोया रहता था। कि उस समय है ना, शक्तिमान सीरियल बहुत आता था, तो ऐसा मैं सोचता था कि मैं शक्तिमान हूँ और वो जो लड़की है, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो गीता विश्वास है, और इधर टीचर पढ़ाया जा रहा है और मेरे मन में कुछ अंदर ख्याली पुलाव चल रहे हैं। तो ये देखो, ये रिजल्ट ऐसा, जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते ना, ये उनका रिजल्ट है। और जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, समझ में आया क्या? उनका भी रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको। जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, ये, अरे यार मेरे सीए का रिजल्ट है कि नहीं, ये इनका रिजल्ट है। जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये उनका रिजल्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी मेरा ही नाम है। सो सेम पर्सन है, बट एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था,
49%, वो भी चीटिंग करके, कॉपी करके। और उसके बाद फिर मैंने 12th के अंदर में भी परसेंटेज कम ही थे। फिर जब जीवन का एक सच्चाई समझ में आया कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई करना है। आप लोग तो भी अभी फैन में चेयर पे बैठे हो यहाँ पे, हमारे समय वो अनाज सुखाने के लिए वो प्लास्टिक का ताड़पत्री रहता है ना, उसको जमीन पे बिछा दिया जाता था, हम लोग उस पर बैठते थे और जो हमारे टीचर थे वहीं पढ़ाते थे। गांव के अंदर में सब डेस्क बेंच वगैरह का सिस्टम, ये पेंटिंग टीवी फीवी कुछ नहीं था। तो जब बाद में मुझे समझ में आया, एक जीवन का सच्चाई समझ में आया, सीक्रेट, कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई है, सबसे आसान काम। क्योंकि मेहनत वाला काम क्या रहता है, आपके मॉम डैड से पूछो एक बार, जो पैसे कमाते हैं उनको पूछना कि पढ़ाई वाली लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी थी या अभी वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है। वो बोलेंगे यार पढ़ाई वाले दिन गोल्डन डेज थे, किसी का कोई टेंशन नहीं था, किताब में लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो यहाँ खाओ, पेपर में जाके उल्टी करो, खत्म, बस। यहाँ खाना है क्लास में, पेपर में उल्टी करना है, और कुछ है कोई रॉकेट साइंस है कि इसमें। बट बच्चों से ये भी होता नहीं। और जब फिर वो रियल लाइफ के अंदर में पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तब उनको याद आता है यार पढ़ाई कितनी आसान थी। तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई है। इसलिए मैंने CA CS LLB तीनों कोर्सेज एक साथ किए। बच्चों का एक कोर्स भी होता नहीं है, CA CS दोनों एक साथ किया था। लास्ट में LLB भी ज्वाइन कर लिया था, GDCA भी किया, BCom भी किया, 5 डिग्रियाँ ली। बट ये कब समझ में आया मुझे, 12th खत्म होने के बाद समझ में आ गया था कि बॉस सबसे आसान काम पढ़ाई है। ये मुझे समझ में आ गया। और पढ़ाई करने के लिए लगता क्या है, बस एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। मैं जिस चीज़ को देखता हूँ ना, उसको मैं पूरी जान लगा के देखता हूँ कि बस वो चीज़ के सारे प्लस माइनस मेरे अंदर उतर जाते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर में है क्या। बट वही अगर आप हाफ हार्टेडली बैठे हो, आपका मन कहीं और है और आप आधा ध्यान इधर है, फिर 2-4 सेकंड के लिए ध्यान बाहर जाता है, फिर इधर आता है, तो आप जीवन में कभी भी कोई चीज़ ग्रास्प नहीं कर पाओगे। फिर जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने अभी पूछा 2 + 3 = 5, और एक 4 सेकंड बाद पूछ लिया मैंने, बोल 2 + 3 = 2, तो बच्चा वो भी नहीं बोल पाता है। ये इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चा डम्ब है, सारे बच्चे होशियार रहते। अगर कोई बच्चा डम्ब रहता या इंटेलिजेंट रहता, ऐसे कोई वर्ड रहते, तो मैं CA CS बन पाता था क्या? नो। सिर्फ इतना है कि पहले मैं पढ़ाई नहीं करता था, बाद में मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सारा खेल कंसंट्रेशन का है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? बंदा सेम है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर में। बट बच्चों को ये चीजें काफी बार समझाना पड़ता है। कहां गया रे अपना? इसको मैं यहां से हटाऊं कैसे अब? समझ में आएगा? उसमें भी मराठी मीडियम था, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में बहुत तकलीफ गई थी। बस इतना है कि मेहनत और कंसंट्रेशन, मेहनत कंसंट्रेशन। जब तक तुम्हारे पिछवाड़े में फुंसिया ना हो जाए, तब तक पढ़ाई करते करते उठो मत जगह से। मतलब हालत खराब हो जानी चाहिए, मतलब घर वालों ने ऐसा बोलना चाहिए कि भाई अब बंद कर, अब मत पढ़, हालत तबीयत खराब हो जाएगी, उतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हाँ आगे कुछ ऐसा कोई कोर्स CA CS UPSC MPSC कुछ ऐसी एग्जाम देना चाहते हो तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर करियर। कोई अगर कुछ और दूसरे फील्ड में जाना चाहता है तो उस फील्ड में जान लगा दो, फिर चाहे कोई भी फील्ड हो। तुम फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहती हो तो आपने सबसे पहले डाइटिंग करना चाहिए और आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं, आपकी जगह मैं भी रहता या जानवी भी रहती तो भी मैं सेम सलाह देता, ठीक है, इसको पर्सनली नहीं लेना है। तो आप फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो तो डेली का 10 किलोमीटर रनिंग आज से शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब आप बोलोगे अब मुझे फिजिकल एजुकेशन में जाना है, और फिर आपको अगर कहीं पे कोई टेस्ट देना पड़ेगा रनिंग की, तब आप नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? कर पाओगे डेफिनेटली। तो आप करते हो डेली अभी? वाह यार, फिर बहुत अच्छी बात है। अरे बाबा, मैंने क्या बोला आपने सुना ही नहीं। अगर जानवी भी रहती, मैं भी रहता, तो भी मैं सबको सेम चीज, हाँ हाँ, तो भी मैं सबको सेम चीज बोलता कि आप जो चीज करना चाहते हो ना, कहने का मतलब क्या है, आपने इसको अलग डायरेक्शन में लिखा, कहने का मतलब क्या है, आपको अभी से उस चीज में जान डालनी होगी। समझ में आया क्या? और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। और ये बगैर 12th के चीजें पॉसिबल है क्या? जो आपने सोचा उसके लिए 12th अच्छे नंबर से क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? और 12th अच्छे नंबर से क्लियर करना है तो सभी को क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कितना आसान है यार लाइफ में पढ़ाई, मतलब सारी चीजें यहाँ पे मैं 2-2 3-3 बार बता रहा हूँ। आप जब तक बोर नहीं हो जाओगे ना सुन सुन के, तब तक वो चीज मैं रिपीट करते रहूंगा। और बिलीव मी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के जब पेपर लिखोगे ना अकाउंट्स का, तो आपको ये ही मेरे डायलॉग याद आने वाले हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपके जो सीनियर्स है जो अब तक मुझसे पढ़ चुके हैं बोलते कि सर वो आपके बोले हुए डायलॉग वो रिकॉल होते हैं पेपर में।
इसलिए मैं एक ही चीज को इतना बड़ा करके बताता हूं। सोचो इतनी सी कोई चीज है, मैंने इतना सा बता दिया तो पेपर में इतना सा याद आएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? बस वैसा खेल रहता है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं सभी को सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? पूछो ना सबको सवाल। आ जाओ, ध्यान से सुनना बेटा। ये हम लोग थे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट अगर अलाउ किया तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे बता? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ये मेरे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को क्या करते हैं? खर्चा बढ़ा तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। आप मुझे पहले एक बार रूल बता दो, अपना रूल क्या है बोलो, जो हमने 25-30 बार पढ़ा था। हाँ बोलो। हाँ, कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बोलो। हाँ, यही तो मेन रूल है। हाँ, हाँ बोल। हाँ, आगे का पूनम आप बोलो। कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? तब तक आप लिखो 10 बार ये रूल। लिखो लिखो, मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, इसमें आपका फायदा है। पीछे लिखो, पीछे। हाँ बोलो। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट का है? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, आज भी तुमने 3-4 बार बोल दिया। एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, एक्सपेंस लॉसेस, डेबिट बैलेंस। बढ़ रहे डेबिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। बढ़ रहे तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ में आई? सब लोगों को याद रहेगा क्या रूल? पक्का? चल अल्पना अब ध्यान दे 2 सेकंड के लिए, रुक जा, मैं बोलूं तब लिखना। आ जाओ। सो यहां पे मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, यानी खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करो, इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया। डिस्काउंट मिलता है तो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो इनकम को क्रेडिट कर दो, इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट किया। अभी ध्यान से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट के केस में होता क्या है, यहां पे देखो बेटा, प्लीज ध्यान देना। आपको करना क्या है, स्ट्रेट अवे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस एंड, मैं आपको करके बताता हूं ये क्या कर रहा हूं, तो पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। आसान भाषा में बताओ मैंने क्या लिखा। ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, उसमें से स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देना है, और जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए एंट्री पास कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट में एक्चुअली हुआ क्या मालूम है, जैसे ये एक चीज थी, ये चीज मैं बेचने के लिए यहां पे बैठा हूं। यस है बेटा, गुड इवनिंग। ये चीज मैं यहां पे बेचने के लिए बैठा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये चीज है 100 रुपए की। जानवी आई मेरे शॉप पे, बोले सर ये कितने का है? मैं 100 रुपए का। तो सर कुछ भाव करो ना। मतलब ठीक है यार, चल 90 में देता हूँ, ये ले 90 में। उसने बोली सर पैसे नहीं है अभी मेरे पास। मतलब ठीक है, पैसे रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, लेके जा। मैंने इस चीज की प्राइस ही कम कर दी। अब जानवी को ये चीज कितने में मिली? 90 में। मैंने कितने में बेची? 90 में। मेरा सेल कितने का है? 90 का। उसका परचेस कितने का है? 90 का। वो सबको बोलेगी भी कितने में? 90 में। मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी थी इसकी? 100। उस ट्रांजैक्शन प्राइस से स्ट्रेट अवे मैंने ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कम कर दिया, और जो भी बैलेंस अमाउंट है कितना? 90। बस मैं उसी का अकाउंटिंग करूंगा। सर सीधा सीधा बोलो ना, फिर ट्रेड डिस्काउंट का आप अकाउंटिंग नहीं करोगे? जी हाँ, क्योंकि मैंने अक्रॉस द काउंटर उसकी प्राइस ही कम कर दी। मतलब अब पूरा ट्रांजैक्शन ही कितने का है? 90 का। तो अकाउंटिंग भी कितने की होगी? 90 की। मतलब 10 की अकाउंटिंग होगी क्या? नो। तो सीधा सीधी बात, यहां पे ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा।
सर एग्जाम्पल इसका लिखना, ये क्या है, एक के अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। बोलो बेटा, 1000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। बोलो स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन प्राइस से क्या करूं मैं, बोल बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट बोल। 10% यानी कितना है बता बेटा अल्पना। हाँ, 1000 का 10% 100 माइनस कर दो, बोल बचा कितना, 900। 100 में अकाउंटिंग कितने की होगी, 900 की। के को उधारी में माल बेचा, के मेरा क्या बन गया, डेटर। डेटर का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। जब भी मैं किसी को उधारी में माल बेचता हूं तो डेटर बढ़ते, डेटर बढ़ते तो डेटर को क्या करूं, डेबिट। सो के अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट बैलेंस है ना, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। और सेल इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। इनकम बढ़ रही है यहां पे, नरेशन में जरूर लिखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट यहां पे हमने दिया है, यस और नो। बट ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट या अकाउंट नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, अरे हमने उसकी कीमत ही कम कर दी, पूरी एंट्री ही 900 की पास करना है, तो 100 के बारे में कुछ लिख रहे हैं कि हम लोग। रीजन, अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ हमने उस गुड्स का प्राइस ही कम कर दिया। अब बताओ जो भी एंट्री होगी कितने अमाउंट की होगी, 900 की। कुछ बात समझ में आ रही सभी को, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। बोल बेटा, क्लियर, ऑल सेट। लेकिन वही अगर कैश डिस्काउंट की मैं बात करूं, ये लिख लो पहले, ये वाला ट्रांजेक्शन लिख लो। किसकी, इसका, गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन लिखवा दो, देखो एंट्री क्या रहेगी, के अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 900। नरेशन, गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बरोबर, क्लियर। अभी ध्यान से सुनना आगे, ये लिख लो पहले। डन, ध्यान देना। देखो बेटा ध्यान से सुन, अब मैं बात कर रहा हूं कैश डिस्काउंट की। ये क्यों देते हैं, फॉर इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे इफ, मुन्ना लिखना है, इफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन नो कैश डिस्काउंट। और बता बेटा यहां पे क्या लिखू, इफ देर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश डिस्काउंट अकाउंट विल बी देयर। सर ट्रांजैक्शन लिख करके बता दो। हाँ, अभी ट्रांजैक्शन एक ले लेते और इसकी एंट्री पास करते। ये चार्ट बना लो पहले, आराम से बनाओ, कोई घाई नहीं, बनाओ बेटा। आपको दिख रहा है क्या सभी को, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, लिखो, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप थोड़ा सा स्पीड से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर 3 घंटे में ख़त्म करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वापस पूछो बेटा। यस, इसलिए तो हमने बोला कि कैश डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा। लेकिन कौन से केस में, अगर जो उसकी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है तो।
डन। सोच समझ के, मतलब समझ समझ के लिख बेटा, है ना। जो भी तुम चीज लिख रहे हो, जो नहीं समझा मुझे पूछना है वापस। पीछे वेदांत, अल्पू, हाँ पूनम, लिख रहे हो ना, हो गया लिखा, डन। ओके, अब 2 सेकंड के लिए ध्यान दे देना सब लोग। देख मुन्ना, एक है ना बहुत ही प्यारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो आप एक बार, देखो मैं क्या लिख रहा हूं। कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है बताओ तो जरा एक बार। इसके पहले कितने हो गए? 11। देखो, हाँ, गुड्स सोल्ड, बस लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसके बाद छुट्टी। गुड्स सोल्ड टू कटप्पा, ठीक है, वर्थ ₹1000, ठीक है, ध्यान से देखो, वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, at 10% trade discount, comma 5% cash discount, and half amount received in cash, half of the amount received in cash। आधा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, मतलब आधा मिलना बाकी है। कॉमन सेंस ना, आधा मिल गया मतलब आधा मिलना बाकी है। अब इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, सब कुछ है। अभी गौर से देखना, मैं ना साइड में लिख रहा हूं, जो नहीं समझ में आया वो मुझे पूछना बेटा। चलो बताओ तो, ट्रांजैक्शन कितने रुपए का था? 1000। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। सबसे पहला काम क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस करो। बोलो बेटा कितना है? 100। बचा हुआ बैलेंस कितना है? तो यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सेल का, वो कितने का रहेगा? 900। ये तो पक्की बात है, मतलब 1000 तो पक्का नहीं रहेगा। कितने का रहेगा? 900 का, बरोबर ना। अब इस 900 में आगे क्या बोल रहा है वो? आधा अमाउंट वो तुरंत देने के लिए तैयार है, जिसको भी मैंने माल बेचा, हाफ, और हाफ बाद में देगा। हाफ टू बी रिसीव्ड, हाफ टू बी रिसीव्ड, यानी मिलना बाकी है, ठीक है क्या? और आधा भी देने के लिए तैयार है। 900 का आधा निकालो, आधा 450। अब जो पैसा वो अभी देने के लिए तैयार है, हमने उसको पूछा बोल कटप्पे कितना पैसा अभी देगा? उसने बोला कि सर मैं अभी आधा देने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला अच्छा, तो आप 900 का आधा 450 अभी देने के लिए तैयार हो? उसने बोला हाँ। मतलब ओके, जितना आप तुरंत सेटल कर रहे हो, जितना आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो 450 के ऊपर उसको कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? 5%। तो कैश डिस्काउंट 5%, निकालो बेटा 5% कितना आता है इसका? 22.5। 450 का 10% कितना हुआ? 45। 10% 45 तो आधा कितना? 22.5। 45 का आधा 22.5 ना। 450 का 10% 45 हो, तो 450 का 5% 22.5।
सो 22.5 कैश डिस्काउंट है। तो हमने कटप्पा को बोला, जा कटप्पे तू 450 अभी देने के लिए तैयार है ना, तुझे हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो बोलो कटप्पा हमें कितना पैसा देगा? वो 450 लेके आया था हमारे पास। हमने बोला अच्छा तू मुझे कैश देना चाहता है? हमने बोला ठीक है रुक, तेरे लिए एक ऑफर है, अगर तू मुझे कैश में पेमेंट कर रहा है तो तुझे कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। तो 450 पे 5% 22.5, बोलो बचा कितना? 427.5। सो कटप्पे तुझे 450 देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस 427.5 ही दे। उसने बोला क्यों? 22.5 रुपए देने का काम नहीं। मैंने बोला जा तुझे कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। उसने पूछा क्यों? मैंने बोला तू इतना अमाउंट मुझे जल्दी दे रहा है ना, जो अमाउंट इमीडिएटली दे रहा है उस अमाउंट पे क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। उसने फिर पूछा क्यों बचे हुए 450 पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? मैंने बोला भाग यहां से, बचा हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी वाले ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं होता है। तो देखो ये जो कैश ट्रांजेक्शन है जो अभी आधा दे रहा है, तो मुझे कैश कितना मिला? 427.5, मुझे इतना मिला कैश, इतना मैंने दिया डिस्काउंट, और बचा हुआ अभी भी उससे लेना बाकी है। तो जो लेना बाकी है, किससे लेना बाकी है? कटप्पा से। तो कटप्पा मेरा डेटर बन गया, इतना कैश मिल गया तो इतना कैश अकाउंट आ जाएगा, इतना मैंने डिस्काउंट दिया और ये कैश डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट अकाउंट बनेगा क्या? और ये मेरा क्या है? सेल। ये समझ में आया तो मुझे प्लीज एक बार हाँ या ना में जवाब दो। एक बार वापस बताता हूं, 1000 रुपए का माल था, और ये मैंने मन से नहीं किया, सब कुछ क्वेश्चन में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, उसको मैंने मातृभाषा में कन्वर्ट करके यहां लिख दिया। एक बार वापस सुनना, सुनो सुनो, देखो ध्यान देना बेटा। अरे बाबा 1000 रुपए का माल था, 1000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट चूल्हे में गया, एंट्री कितने की होगी? 900 की। माल बेचा तो मैंने क्या लिख दिया? सेल। 900 में का आधा वो अभी देने के लिए तैयार है, आधा अभी देने के लिए तैयार है, तो आधे का मैंने क्या दिया? कैश डिस्काउंट। सो कितनी कैश मिली? 427.5। सो कितनी कैश मिलना बाकी है? ये मिलना बाकी है रिसीवेबल फ्रॉम कटप्पा। हो गया, अभी समझा? फिर से बताओ अल्पना, फिर से बताओ, फिर से एक बार, फिर से। 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, क्वेश्चन में बोला है, मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। बोल कितने का डिस्काउंट आएगा? बोल हाँ, बोल बचा कितना? बोल कितना वो अभी देने के लिए तैयार है? कितना हुआ? हाफ। कितना बाद में देगा? ये बाद में देगा मतलब कटप्पा से लेना बाकी, तो कटप्पा अकाउंट डेबिट करूंगा क्या? डेटर बन गया ना वो मेरा। और जो पैसा अभी देने के लिए तैयार है उसके ऊपर क्या दूंगा? कितना है? बोलना। अरे रे रे रे, परसेंटेज, परसेंटेज। हाँ हाँ, बोल कितना नेट बचा? कितनी कैश मिलेगी? तो इतना क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट मैंने दिया या मिला? हाँ, दिया कि मिला? वेरी गुड, हमने माल बेचा, हम सेलर है, सेलर डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट को क्या करूंगा? अरे डिस्काउंट बांट रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ेगा ना, खर्चा बढ़ेगा तो खर्चे को क्या करो? वेरी गुड, हो गई एंट्री। और ये क्या है? सेल। सेल इनकम है, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। सो एंट्री आ गई मेरी, कटप्पा अकाउंट डेबिट 450, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 22.5, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। चेक कर लो टैली हो गया क्या? कुछ था इसमें? सर कटप्पा को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कटप्पा मेरा डेटर बन गया, उससे लेना है ना 450। जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसे लेना है तो पार्ट या पर्सन मेरी क्या बन जाती है? डेटर। फिर से बताओ एक बार। कौन सा नीचे वाला? ये तीनों सेम है रे मुन्ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम है, सेम। 1000 1000 1000, 100 100 100, 900 900 900, हाफ 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 हाफ
हाफ हाफ, 450, 450, 450। देखो मैंने सेम चीज 3 बार लिखी है, तो कौन सा वाला पार्ट कंफ्यूजिंग है? अगर एक कंफ्यूजिंग है तो तीनों कंफ्यूजिंग होना चाहिए। वन मोर टाइम, एक बार फिर से बताओ। बोल बोल, पक्का? हाँ लिखो फिर, एक ही बार लिखना है, आपने 3 बार नहीं लिखना है। देखो एक बार, मेरे ख्याल से है ना, इस बच्ची को शायद थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही होगी। मेरे क्लास में कोई बच्चे के चेहरे पे शिकंज रहे, वो मुझे पसंद नहीं है। ध्यान से सुन, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? एक तो बनेगा कटप्पा अकाउंट। क्यों कटप्पा अकाउंट बना, बता? भूल गई। जब भी किसी पार्ट या पर्सन के साथ मनी और मनी इस वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, तो वो पार्ट या पर्सन का अकाउंट बनेगा। बोल, कटप्पा के साथ लेना है देना पेंडिंग है? क्या लेना है या देना? लेना। ओके, इसलिए कटप्पा अकाउंट बना। बोल, कटप्पा क्या है? एसेट, ड्राइंग, डेटर, सेगमेंट, लॉस, लायबिलिटी, क्रेडिट, इनकम, गेन। क्या है कटप्पा? लेना पेंडिंग है, देना? लेना पेंडिंग है तो वो क्या बन गया मेरा? एसेट, ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वेरी गुड। डेटर, डेटर का कौन सा बैलेंस है? एसेट, ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, डेबिट बैलेंस। बोल, डेटर का कौन सा बैलेंस है? बोल, बढ़ता है तो? हाँ, कम हुआ तो? बोल, यहाँ पे डेटर बढ़ा है कम हुआ? अब कटप्पा से पैसे लेना बाकी है। जैसे जैसे, बोल, जैसे जैसे लोगों से पैसे पैसे लेना लेना बाकी बाकी है, तो हमारे डेटर बढ़ते हैं। डेटर्स बढ़ते तो क्या करो? हाँ, और कौन सा अकाउंट बनेगा? डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा हूं या मिल रहा है? दे रहा हूं तो खर्चा है या इनकम है? खर्चे का कौन सा बैलेंस? खर्चा बढ़ता है तो? कम हुआ तो? खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिस्काउंट बांट रहा हूं तो खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा डिस्काउंट कितना दिया? 22.5। कटप्पा से कितना लेना है? 450। उसके बाद और कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट। कैश मिला ना? कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कटप्पा और सेल। कैश असेट है क्या? बढ़ती है तो? कम हुआ तो? कैश मिल रही है 427.5। और कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल क्या है? अरे रे 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 रे, सेल क्या है? सेल क्या है? आज ही मैंने आपको 5 मिनट पहले सवाल पूछा था। सेल ये इनकम है। इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इसमें आपकी गलती नहीं है अल्पना। इसमें क्या गलती मैं बताऊं? घर पे आपने 20 मिनट पढ़ा नहीं। अगर आप घर पे 20 मिनट वो रूल पढ़ के आ जाते, और मैंने हर टाइप के अकाउंट के एग्जाम्पल्स लिखे हुए, तो आज आप घर पे क्या करके आओगे? पढ़ के। और कल आप इन सबको शॉक कर दोगे कि देखो अल्पना पढ़ के आ सकती है घर से। कितना मिनट पढ़ेगी बता? पक्का? बोल, कसम खा के बोल। बोल, ऐसा बोल, मां की कसम में कल पढ़ के आओगी। बोल बोल, पढ़ के आएगी। पक्का ना? सेल क्या है? इनकम। इनकम का क्रेडिट बैलेंस। बोलो, सेल कितनी है? चेक कर लो ये टैली हो गया क्या। सिंपल है। प्लीज लिखो। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने अब तक वही चीजें बताई है जो 11वीं कक्षा में हो चुकी थी। अभी तक हमने 12th का अकाउंट स्टार्ट भी नहीं किया है। सोचो मैं डायरेक्टली 12th अकाउंट स्टार्ट कर देता तो बच्चे मुझे जूते फेंक के मारते कि सर आप क्या कर रहे हो। इसलिए पहले बेसिक बताना जरूरी है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? किसका? गुड सोल्ड टू कटप्पा, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, रिमेनिंग हाफ अमाउंट इज येट टू बी रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। खत्म। नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, और कुछ भी नहीं है। हाँ, पूरा ट्रांजेक्शन ही लिख देना, पैसिव वॉइस। हाँ, बात समझ में आई सभी को? पक्का? मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया आज आप लोगों को, तो ठीक है, जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स। 5 मिनट का ब्रेक लो बस, उससे ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद में हम करेगा थ्योरी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।